हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री बुक का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यानी यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रसिया में रिवॉल्यूशन कैसे होता है। तो ये पार्ट 5 की वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग की टॉपिक है स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवेशन। ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। स्टेनिलिज्म एक पर्सन का नाम है जिसमें कि बोल्शेविक, हम लोग पीछे देखे थे कि बोल्शेविक हार जाते हैं, फिर वो जीतते हैं, लास्ट में उनका राज जब ख़त्म हो जाता है तब ये स्टेनिलिज्म आते हैं। और स्टेनिलिन इनका नाम है, और फिर जो फोटो ये दिख रही है इनका नाम है। और जब इनके राज में जो भी काम होता है उसे स्टेनिलिज्म कहते हैं। और कलेक्टिवेशन का ये एक रूल चलाते हैं जिसमें क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाकी सारा टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिससे आप देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होने लगा, एक बार जब इनका राज आया तो एक बार डिजास्टर आ गया था कलेक्टिवेशन का मतलब ये एक रूल चला दिए थे कलेक्टिवेशन का, और उस टाइम पे डिजास्टर आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं कि 1927 टू 1928 तक द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग इन एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। 1927 से 28 तक सोवियत रसियन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अनाज को लेकर के। ग्रेन सप्लाई बहुत कम हो रही थी उस टाइम। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। मतलब गरीबी हुआ और भूखमरी ज़्यादा तेज होने लगी थी, तो गवर्नमेंट क्या किए कि गवर्नमेंट फिक्स प्राइस, गवर्नमेंट एक प्राइस बता दिए कि मैं जो प्राइस गवर्नमेंट बोले कि मैं जो प्राइस बता रहा हूँ उसी प्राइस पे पूरे ऑल ओवर रसिया में वो सामान बिकनी चाहिए। इट मीन्स अगर कुरकुरे 5 का है तो 5 का ही रहेगा, और कुरकुरे कितने का बिकेगा ये चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट क्या होता है कि पीजेंट रिफ्यूज़, किसान नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें कमाना रहता है, अर्निंग करनी रहती है, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस दी जा रही है हम उस पर सामान नहीं बेचेंगे। अब देखिए क्या होता है। स्टालिन, इनका नाम स्टालिन रहता है। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन को हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। तो लेनिन एक पर्सन थे जिनकी पार्टी थी बोल्शेविक, ये अपना राज चलाना चाहते थे। जब ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तब स्टालिन नाम का पर्सन राज करने आता है। इंट्रोड्यूस फर्स्ट इमरजेंसी मेजर्स। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। स्टालिन को पता चलता है कि हमारे देश के जितने भी रिच पीजेंट हैं, बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, होल्डिंग स्टॉक का मतलब है कि सारे अनाज को इकट्ठा करके रख रहे हैं। स्टालिन को पता चलता है, फ्रेंड्स मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ कि स्टालिन को पता चलता है कि जो हमारे देश के अमीर किसान हैं वो सारे अनाजों को इकट्ठा करके रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं कि जब भूखमरी आने लगेगी तब हम उसी अनाज को हायर प्राइसेस पे सोल्ड करेंगे, हायर प्राइसेस पे बेचेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड और सप्लाई कॉन्फिस्केटेड। इससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी होने लगी। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कोई बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा है। फिर 1928 में क्या होता है, पार्टी मेंबर टावर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग इनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। ये रशियन वर्ड है। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव वाइज फार्म। 1928 में क्या होता है कि जो पार्टी मेंबर होते हैं वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में जाते हैं, यानी रसिया में तो अनाज की कमी हो जाती है, फिर वो दूसरे देशों में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेन की सप्लाई की जाती हो। ये लोग उस देश में जाते हैं और फिर वहाँ से मतलब अनाज खरीद कर लाते हैं, अपने देशों में देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखमरी आ रही थी इनके देश में। ओके, ये जो शॉर्टेज था अनाज का, तो शॉर्टेज अनाज की कमी बढ़ती चली जा रही थी। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव वाइज फॉर्म
It was argued that grain shortage were partly due to small size of holding. सरकार को ऐसा लग रहा था कि लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है और उस ज़मीन में, लैंड में इतना कम ग्रेन हो पा रहा है कि मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है कंट्री। ज़मीन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। 1917 के बाद क्या होता है कि लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट। लैंड, ज़मीन, मतलब जो लैंड थी वो पीजेंट को दे दी गई कि आप ये ज़मीन लीजिए और इसमें खेती कीजिए। These small size peasant farm could not be modernized. मान लीजिए आपके पास 6 फैमिली है तो आप इतनी छोटी सी ज़मीन आपके पास है, मान लीजिए आपके पास इतनी ज़मीन है तो अब इसमें मॉडर्नाइज नहीं ना हो पाएगा। कहने का मतलब इसमें ट्रैक्टर नहीं जा पाएगा, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो वही कहने का मतलब है कि अनाज भी इसीलिए ख़राब उपज हो रही थी, अनाज भी बहुत बेकार उग रहा था क्योंकि छोटे छोटे ज़मीन थे, उसमें ट्रैक्टर वगैरह जा नहीं पा रहा था, तो फिर अनाज भी खराब ही उगेगा अगर मॉडर्नाइज नहीं होगा तो। टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म एंड रन देम along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasant to establish state control large farm. फिर स्टालिन क्या करते हैं, ये राजा क्या करते हैं कि एक लार्ज फार्म बनाते हैं, यानी बहुत बड़ा, मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, एक फार्म है, इसमें कहते हैं कि देश के सभी किसान मिलकर के इस खेत पे काम करें, जिसको मतलब जैसी जैसी नीड होगी वो उतना ले जाएगा अनाज। फिर क्या होता है कि व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवेशन, इसको कलेक्टिविजेशन कहते हैं कि मान लीजिए एक बड़ी सी ज़मीन सरकार द्वारा दी जाए, उसमें सारे किसान मिलकर के काम करें और ज़रूरत के हिसाब से सबको दिया जाए, इसे कलेक्टिविजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। 1929 में क्या होता है कि द पार्टी फोर्स ऑल प्रेजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म। कलेक्टिव फार्म में काम करने के लिए हर एक किसान को दबाव बनाया जाने लगता है, लोग पार्टी वाले दबाव बनाने लगते हैं कि जो आपको सरकार ज़मीन दे रही है, कलेक्टिव फार्म जो सब एक ज़मीन है, सब लोग इसमें मिलकर काम करेंगे, आप भी उसी में काम कीजिए। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप्स ऑफ कलेक्टिव फार्म। उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट, फर्टिलाइज़र अच्छे सब कुछ ला के रख दिए गए कि किसान आके इसमें काम करेंगे। पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलगबोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। कहा जा रहा है कि आप एक कलेक्टिव फार्म है, इसमें आप काम कीजिए, सभी किसान मिलकर के दुनिया भर के इसमें काम करें, देश भर के काम करें, और जो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट वो शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर हो जाएगी, लेकिन काम आप एक जगह कीजिए। इन रेजेट पीजेंट रजिस्ट्रेट द अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक। इन लोगों की ज़िंदगी, मतलब पीजेंट को ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी, लाइफ स्टॉक को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 1929 से लेकर 31 के बीच में द नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाई 1/3। किसान इतने गुस्से में आ गए हैं, फ्रेंड्स समझिए कि जब किसान इतने गुस्से में आ गए कि हम अपनी ज़मीन पे काम करेंगे, किसी भी कलेक्टिव फार्म पे काम नहीं करेंगे, यानी सरकार के द्वारा दी गई जितनी भी ज़मीन है हम उस पर काम नहीं करेंगे। इस बात से गुस्सा होकर के सारे किसान अपने ही कैटल को मारने लगे गुस्से में, यानी अपने ही भैंस गाय को मारने लगे, और 1/3 नंबर में कैटल सिर्फ बच गए थे रसिया में, क्योंकि सब लोग अपने अपने कैटल को मार दे रहे थे गुस्से में सिर्फ। Those who resisted कलेक्टिविजेशंस वर सेवरली पनिश्ड। और जो भी इस कलेक्टिविजेशन में काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसे पनिश भी किया जा रहा था। मेनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, कितने लोगों जेल में चले गए थे। एज दे रेजिस्टेड कल्टिवेशन, पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर अगेंस्ट सोशलिज्म। किसान कह रहे हैं, पीजेंट क्या कह रहे हैं कि हम तो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ना तो हम सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। दे मियरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। किसान का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बना, सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ज़मीनों को लेकर के हमें कलेक्टिविजेशन फॉर्म में काम करना पड़ रहा है। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन। फिर स्टालिन गवर्नमेंट को हार मान करके किसानों की बात को मानना पड़ता है। वो बोलते हैं ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन आप कीजिए, आप अपने अपने ज़मीन पे काम कर सकते हैं, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर अनसिम्पैथेटिकली, मतलब कि आप अपने अपने ज़मीन पे काम कीजिए, इससे अब प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, क्योंकि सारे किसान गुस्सा में हो जाते हैं
और अपने ही कैटल को मारने लगते हैं और कल्टिवेशन फार्म में काम करने के लिए मना कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ कल्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। जब कल्टिवेशन का रूल आने लगा कि सब लोग सरकार की ज़मीन पे काम करेंगे, तो उस टाइम कोई भी किसान काम नहीं किया, इसलिए अनाज बहुत कम होगा उस ईयर में, मतलब अनाज बहुत कम होगा। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1932-33 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died। यानी जब स्टालिन गवर्नमेंट आई और एक मतलब कल्टिवेशन फार्म पे जब काम करने की ज़बरदस्ती करने लगी, तो उस ईयर सारे किसान नहीं काम किए और फिर हार्वेस्ट इतनी बैड हुई कि 4 मिलियन लोग मर गए थे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 4 मिलियन पॉपुलेशन डाइड हो गई थी फेमाइन की वजह से, यानी भूखमरी की वजह से। आगे है कि many within the party criticize the population in industrial productions under the planned economy and the consequences of cultivation। यही सब स्टालिन गवर्नमेंट के कल्टिवेशन का नतीजा रहा है कि सब कुछ मतलब बेकार हो गया था। 4 मिलियन पॉपुलेशन डेड हो गई थी। स्टालिन एंड हिज sympathizers charge these critics with conspiracy against socialism। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp। स्टालिन गवर्नमेंट की इतना बुरा नतीजा हुआ था कि 2 मिलियन लोग कोई जेल में था या तो कोई लेबर कैंप में काम कराया जा रहा था ज़बरदस्ती। यानी इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि स्टालिन का जब राज आया तो क्या क्या हुआ था। 4 मिलियन लोग डाइड हो गए थे, सबसे वर्ल्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड है। और 2 मिलियन से अधिक लोग या 2 मिलियन लोग प्रिजन में कोई था, तो कोई लेबर कैंप में ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोकन फॉर देम। ये लोग कोई बड़ी गलती तो नहीं किए थे, लेकिन इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था कि क्यों इन्हें जेल में डाला जा रहा है बिना गलती के। अ लार्ज नंबर वन फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेक्शंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। इसमें मतलब आधा अगर मान लीजिए कोई बंद है जेल में, तो वो आधा सही में मतलब गलत लोग बंद थे, आधे अच्छे लोग भी बंद थे, जिसमें कि प्रोफेशनल टैलेंटेड प्रोफेशनल तक को लोग स्टालिन गवर्नमेंट के टाइम में बंद कर देते थे जेल में, ताकि ये लोग उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। ओके, मतलब एक से एक बड़े बड़े लोगों को लोग जेल में डाल देते, कोई गलती नहीं थी। ये हमारे चैप्टर के एकदम लास्ट टॉपिक है कि द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। यूएसएसआर एक कंट्री है, और फिर रशियन रिवॉल्यूशन का पूरे ग्लोबल इन्फ्लुएंस में मतलब पूरी धरती पे पूरे दुनिया में क्या असर पड़ा, वो हम लोग इस लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था। पूरा मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं, पूरा रिजल्ट दिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन का। इसमें एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट approve of the way of Bolshevik took power and kept it। आपको तो पता है कि बोल्शेविक का पावर और स्टालिन का पावर में क्या क्या हम लोग फ़र्क अंतर देखें। However, the possibility of workers state fired people imaginations across the world। पीजेंट की मतलब मारामारी हो गई, पीजेंट बस मतलब पीजेंट की इतनी बुरी हालत हो रही थी, कुछ भी अगर सही या गलत हो रहा था तो सिर्फ पीजेंट के साथ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रॉप नहीं उगाने को मिलेगा तो पीजेंट खाएंगे क्या, और उगाना पड़ेगा तो पीजेंट ही उगाएंगे, तो मतलब हर तरह से पीजेंट को ही प्रॉब्लम हो रही थी। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड। मतलब बहुत सारी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक ग्रुप जो था उसकी बात पूरी दुनिया को माननी पड़ रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल पीपल थे, यानी जो बोल्शेविक ग्रुप के जो गुलाम थे, वो उनके साथ मेनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएस पार्टी इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिटेड एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि द बोल्शेविक जब थे, बोल्शेविक की गवर्नमेंट आई, तो वो क्या, उनके गुलाम जितने भी कंट्री थे,
सबके अगेंस्ट रहता था ये बोल्शेविक ग्रुप, और कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। और ये अपने राज में क्या किए कि अपने राज में कहे थे कि मतलब चुनाव के लिए सिर्फ एक पार्टी उठेगी और वो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा, सिर्फ ये ऐसा कहने लगे। और पीपल के बीच कॉन्फ्रेंसिंग भी कराए थे, यानी मीटिंग वूटिंग भी हुई थी। उस टाइम की बात बताई जा रही है, मीटिंग हुई थी, जैसे बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिटन इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी जिसका नेम है, लर्न कीजिएगा। और फिर यूएसएसआर पार्टिसिपेट किया था, ये मीटिंग का नेम है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द स्कूल सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर। मतलब कि ये कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी भी बना दी गई थी, वर्कर्स, आर्मीज, मतलब सब के सब अपना अपना ग्रुप बना कर कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। कोई लड़ाई लेने के लिए, कोई लड़ाई से जीतने के लिए, कोई लड़ाई से हारने के लिए, मतलब सब लोग लड़ाई कर रहे थे। 1950 में क्या होता है कि इट वॉज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वॉज not in keeping with the ideal of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was organized that all was not well in the Soviet Union. सोवियत मतलब सोवियत के बारे में हम लोग पहले भी देखे थे, और सोशलिस्ट को भी जाने हैं हम लोग कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहता था। मतलब बहुत सारे मूवमेंट भी चलाए गए, सोशलिस्ट मूवमेंट चलाए गए। रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसका पूरी दुनिया में असर पड़ा, मतलब सबको कुछ ना कुछ सीख मिली, सब लोग अपने अपने देश के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिए, यही सब इसमें लिखा है। और बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पुअर वर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड the essential freedom to the citizen and carried out its developmental project through repressive policies। कहा जा रहा है कि बैकवर्ड पावर भी मिल रहा था, जैसे कि मान लीजिए अगर आप रसिया वाले हैं, अगर आप लड़ाई ले रहे हैं तो आपको दूसरे कंट्री वाले भी पावर अपना अपना देंगे, अपनी अपनी आर्मी भेजेंगे लड़ाई करने के लिए। फिर क्या होता है कि इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, गरीबों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगती है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। फिर एंड में क्या होता है, 20वीं सेंचुरी के एंड में द इंटरनेशनल रिपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन थ्रो इट वॉज रिकॉग्नाइज द सोशलिस्ट आइडियल स्टिल इंजॉय रिस्पेक्ट एमंग इट्स पीपल। लास्ट में मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिखने का भी पूरा मतलब ये है ग्लोबल ऑफ यूएसएसआर में, कि रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद हर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही, गरीबों को भी सुविधा मिलने लगी, और फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सब चीज़ डेवलप करने लगा। ठीक है, मतलब अपने अधिकार के लिए लोग लड़ाई लड़े थे, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ था। फिर क्या होता है कि इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। बताया जा रहा है कि हर एक कंट्री में, ईच कंट्री में जो रीथॉट्स थे, जो सोशलिज्म के जो थॉट्स थे, वो कहीं ना कहीं आज भी दौड़ रहा है। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आज भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सोशलिस्ट चीज़ को अपनाई जा रही है। पहले यही हो रहा था, अब कहाँ सोशलिस्ट रह गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्री में बचा है सोशलिस्ट आज भी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आई होप फिनिश हो गया। तो अब हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, थोड़ा लॉन्ग लेंदी चैप्टर था तो, बट हम लोग कवर कर चुके हैं, 5 वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी पिछली वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास जरूर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।